आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव होंगे और इसको लेकर जेएमएम ने दावेदारी की है, 12 सीटों की मांग की है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि यह स्पष्ट है कि बिहार चुनाव में हमारी मांग 12 सीटों की है और वो लिस्ट इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास पहुंच गई है। उन 12 सीटों पर बात होगी। उन्होंने कहा कि कल हमारे 2 नेता बिहार जाएंगे और वे तेजस्वी यादव से बात करेंगे, फिर औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। देखिए, स्पष्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूं, 12 सीटों का डिमांड है। वो लिस्ट वहां इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के पास, कांग्रेस या आरजेडी के नेताओं के पास पहले ही पहुंच गई है। उन 12 सीटों पर ही बात होगी, क्योंकि कल की तिथि मुकर्रर है। हमारे 2 नेता जा रहे हैं बिहार, पटना में बात करेंगे तेजस्वी यादव से और औपचारिक रूप से फिर घोषणा होगी। अंतिम निर्णय के लिए, विचार विमर्श के लिए कल हमारे 2 वरीय नेता जा रहे हैं पटना और 12 सीट की जो फहरिस्त है उसमें बात होगी कि हम कितनी सीटों पर, हमारी मांग तो 12 सीट की है, लेकिन बातचीत में कुछ हो सकता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हम करें। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की बातचीत, किस माहौल में बातचीत हो रही है और हमारी राजनीतिक हैसियत जो है उस अनुसार हमें सीट चाहिए और लगभग सहमति भी बनी हुई है। तो एक बार अंतिम निर्णय का घोषणा का हम लोग इंतजार करें। निश्चित रूप से हमें ससम्मान। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि ईवीएम से मतदान हो रहा है और हर आम नागरिक वोट दे रहा है। जब तक बिहार में आम नागरिक वोट देगा तब तक तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ होगा। तेजस्वी जी को आदत है शहाबुद्दीन के जमाने में बैलेट लूटने की। आजकल वो होता नहीं, अब जेन्युइनली वोट होती है, तो ये उनकी आदत के शुमार में नहीं है, उनके परिवार के। और ईवीएम से पोल हो रहा है और हर आम नागरिक वोट दे रहा है और जब तक बिहार का आम नागरिक वोट देगा तब तक तेजस्वी जी का हमेशा सुपाड़ा साफ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि यही लोग हैं जो बिहार को। बिल्कुल, हर कोई जानता है, जितने भी यहाँ पे अपहरण हुए, हत्या हुए, इतिहास में पहली बार है कि मुख्यमंत्री आवास में अपहरण के पैसे वसूले जाते थे। यह बात इस देश का प्रत्येक। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग अपना दायित्व निभा रहा है और बिहार में बहुत कुछ सही है और अब बिहार में सुशासन है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात को लेकर कहा कि चुनाव आयोग चुनाव कराती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ईवीएम लाए थे और जब से ईवीएम आई तभी से देश के चुनाव निष्पक्ष हो गए थे। आज चुनाव आयोग इसका अपना जो दायित्व है वो निभा रहा है। अब बिहार में सुशासन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो और बिहार में अब सुशासन है। बिहार में सत्ता से कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। नीतीश कुमार जी का ऐसा नेतृत्व रहा है, इसलिए आज सरदे कैलाशपति मिश्र जी के कहूँगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते और निष्पक्ष चुनाव दोनों को साथ समझिए कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है बिहार को आगे ले जाने में। कफ सिरप पीने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान चली गई। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि लोगों के खिलाफ, जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई। इस पर कहा कि पूरी दुनिया में दवाओं के मानकीकरण के लिए एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है। किसी दवा को मानव उपयोगी बनाने के लिए एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। भारत में इसके लिए पूरी दुनिया से ज़्यादा कठोर मानकीकरण अपनाए गए हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
निश्चित रूप से अगर कोई भी दवा, देखिए भारत में और पूरी दुनिया में दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का एक निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है। किसी भी दवा को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ करने से पहले उसको एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके लाइसेंसिंग की, उसके हर बैच के आइडेंटिफिकेशन की, टेस्टिंग की एक कठोर व्यवस्था है। और मैं मानता हूं कि भारत में भी वैश्विक स्टैंडर्ड जो हैं उनसे ज्यादा कठोर स्टैंडर्ड उसके लिए भारत में अपनाया गया है। लेकिन फिर भी किसी तकनीकी के कारण से, कोई केमिकल रिएक्शन के कारण से या किसी और भी अन्य कारण से अगर इस तरह का इंसिडेंस संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जो भी नियमानुसार क्योंकि उस नियम में सब तरह के प्रावधान है, आगे का निर्णय उसके अनुरूप। एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष काम हो रहा है और चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी तो थी, जिसको ठीक किया जा रहा था। निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने जो उपाय होने चाहिए वो उन्होंने किए। सबको साथ लेकर कैसे राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाया जाए, यह सुनिश्चित करने का एक बड़ा दायित्व तो बीजेपी ने अपने ऊपर लेकर जनता का समर्थन लिया है और आगे भी जनता का समर्थन चाहती है। देखिए, मतदाता सूची में गड़बड़ी तो थी, जिसको ठीक किया जा रहा था। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए जो उपाय होने चाहिए वो उपाय चुनाव आयोग ने किया और जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात की। और जब बात आई कि इस मामले में आप सत्यापित करिए, यदि आप जो बात कह रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर में या सरकार के ऊपर में, तो आप इसको सत्यापित करिए। बाद में बात सामने आ गई, सतह पर आ गई कि उसके पास में कोई इस तरह का ना डेटा था। जो डेटा के बारे में कह रहे थे वो भी गलत निकला। और एक आखिरी सवाल, बुरके वाले मामले पर भी राजनीति हो रही है कि मतदाताओं के बुरके वाले मतदाता सत्यापित होने चाहिए। हालांकि आरजेडी तो ये कहने लगी है कि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश हो रही है, बीजेपी पर आरोप को लगा रही है। क्या देखिए, सत्ता में वो बहुत दिनों तक रहे हैं, ऐसे लोग बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं और उन्हें शायद या उनको उस तरह के काम करने की आदत थी, इसलिए उनके सोच में इस तरह की बातें आती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट एजेंडा कहिए, नीति कहिए या ये कहिए कि राष्ट्रभक्ति के साथ काम करने का एक अपना तरीका है और सबके साथ सबको मिलाकर के कैसे राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाया जाए, यह सुनिश्चित करने का एक बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर ले करके जनता का समर्थन लिया है। और जनता आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि बिहार चलाने लायक नीतीश कुमार नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अब नीतीश कुमार बिहार चलाने के योग्य नहीं रहे। उन्होंने किसी घटना के बारे में कहा और उन्होंने ये भी कहा कि अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ नेता उनके चेहरे का इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। आने वाले समय में सबकी पोल खुलेगी। देखिए, लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही है, चाहे राष्ट्रगान का अपमान का हो, चाहे जिस भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति करते हो, या महिलाओं की बात हो, या कल जिस तरीके से उनके हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो है बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। तो सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही।
लेकिन जो तस्वीरें हम लोग जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की, वो बेहद हमको तो ठीक नहीं लग रहा। मगर सर नाराजगी एनडीए में चल रही है सर, सब कुछ ऑल इज वेल की बात करें, मांझी जी को मनाने के लिए सब लोग अब आप जाइए, अब उन लोग से बात कीजिए सर, ये समय पर सब ठीक हो पाएगा क्योंकि देखिए अब कौन नाराज है नहीं है इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे। देखिए लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही है, चाहे राष्ट्रगान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की बहुत मदद की है इन कठिन परिस्थितियों में, जब बाढ़ सी स्थिति आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मुझे अच्छा लगा कि इस जिले को अहिल्याबाई के नाम से जोड़ा गया है। बीजेपी ने औरंगाबाद का नाम बदला था और यह अहिल्याबाई का नाम रखा गया। इसमें यह वही लोग कर सकते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं। महाराष्ट्र के किसानों पर आफत आई थी, 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की भूमि पर फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई सारी पहल की। उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत दादा पवार जी, मेरे साथी मंत्री मुरलीधर मोहोल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, ऐसे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, सुजय विखे पाटिल जी और देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत दादा के नेतृत्व में बैठे हुए सभी महाराष्ट्र के मंत्रीगण, सांसदगण और आज पद्मश्री पाटिल और पद्म विभूषण बाला साहब विखे पाटिल को उनके कामों को याद करने के लिए एकत्र आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज मैं आया हूं, मुझे अच्छा लगा कि यह भूमि को, यह जिले को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नाम के साथ जोड़ा गया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहिल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। भाइयों बहनों, आज प्रवरा नगर में आया हूं। पूरे देश में ये नगर सहकारिता की पंडरी के रूप में माना जाता है और इसका मूल कारण पद्मश्री विखे पाटिल साहब। उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के किसानों के कल्याण के लिए लगाया। इसके लिए मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूंगा, परंतु सबसे पहले महाराष्ट्र के किसानों पर एक प्रकार से इंद्रदेव ने इस बार आफत भेजी। 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की भूमि और उनकी फसल बर्बाद हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम
हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारी पहल किसानों को मदद करने के लिए करी है। कई सारे फैसले किए। 2215 करोड़ का राहत पैकेज दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।